हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कांस्टेंट स्टडी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे अपलोड किए जाने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में। सूक्ष्म जीव मित्र, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक है और वह सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस प्रकार खाद्य विषाक्तन करते हैं, भोजन को खराब करते हैं। और अंत में हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र के बारे में कि वातावरण में जो नाइट्रोजन है वो किस प्रकार अपनी प्रतिशतता को बनाए रखती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर। अब देखिए, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों से होने वाले सामान्य रोग, यानी जो मनुष्य है उसमें सूक्ष्म जीवों से कौन से रोग होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु से होने वाले रोग जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं, जिनमें मुख्य रोग है क्षय, हैजा, टाइफाइड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग में क्या है, देखिए, क्षय रोग का अन्य नाम जो है वो है तपेदिक। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस का शॉर्ट फॉर्म है टीबी। आपने सुना होगा कि जो टीबी रोग है वो बहुत घातक रोग है, इसमें लोग खांसते रहते हैं, ऐसा आपने सुना होगा। रोगजनक है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह एक जीवाणु है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जीवाणु जो है वो टीबी रोग उत्पन्न करता है, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है। आगे देखिए, ये रोग फैलता कैसे है, इसका संक्रमण कैसे होता है, एक से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे पहुंचता है। तो यह रोग जो है वो वायु के द्वारा संक्रमित वस्तु को संपर्क में आने से और सीधे संपर्क में वायु के द्वारा यानी हवा के द्वारा जो सूक्ष्म जीव है वो शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान हवा जो है हमारे शरीर के अंदर जाती है, और अगर उसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है तो वो जीवाणु भी हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा और इससे हमें टीबी यानी क्षय रोग हो जाएगा। इसके अलावा संक्रमित वस्तु, यानी कोई व्यक्ति है उसे टीबी है और वो जो जिन चीजों का उपयोग करता है उन चीजों का उपयोग जब हम करते हैं तो उन वस्तुओं के ऊपर जो वायरस जो जीवाणु है वो हमारे शरीर के अंदर जा सकता है, जिससे हमें ये रोग हो सकता है। या हम संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आ जाएं, इससे भी हमें ये रोग हो सकता है। इसमें इस रोग के लक्षण देखिए, लक्षण यहाँ पर दिए हुए हैं। बुखार, लंबे समय तक खांसी, यानी जब क्षय रोग होता है तो व्यक्ति को बुखार आती है और लंबे समय तक खांसी रहती है। शरीर में कमजोरी हो जाती है, यानी शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसके साथ कफ के साथ रक्त आना, यानी जब कफ आती है तो उस कफ के साथ ब्लड बाहर आता है, रक्त बाहर आता है। इसका बचाव जो है बीसीजी बेसिलस कैमलेट गुएरिन नामक टीका लगाकर किया जाता है। टीके का नाम है बीसीजी का टीका, यानी बीसीजी का पूरा नाम हो जाएगा बेसिलस कैमलेट गुएरिन। आगे दूसरा रोग आता है हैजा। हैजा रोग देखिए यहाँ पर, हैजा रोग में क्या है, इसका अन्य नाम है कोलेरा विसुचिका। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, कोलेरा विसुचिका। और जो रोगजनक है, रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वो है विब्रियो कोलेरी जीवाणु। यह जो जीवाणु है वो कोमा के आकार का होता है, कोमा शेप का होता है। संक्रमण, यानी जो एक से दूसरे में व्यक्ति में रोग फैलेगा वो किस प्रकार फैलता है, जल के द्वारा और भोजन के द्वारा। यानी दूषित जल जब हम शरीर के अंदर जाता है तो उसके अंदर विब्रियो कोलेरी जीवाणु हमारे शरीर में चला जाता है और हमें हैजा रोग उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा भोजन के द्वारा भी ये रोग हो सकता है और इसका वाहक, यानी एक से दूसरे में फैलाने का काम जो है वो घरेलू मक्खी करती है। इस रोग के लक्षण देखिए, उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी, यानी इस रोग में उल्टियां होती है, दस्त लग जाती है और शरीर में पानी की कमी होती है। शरीर में पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है,
यानी जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, यानी निर्जलीकरण हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा इसके बचाव देखिए, हैजे का टीका लगता है और व्यक्ति को इससे फायदा होता है। अगला देखिए टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग में क्या होता है? टाइफाइड रोग आप में से बहुत सारे होंगे जिनके टाइफाइड हुआ होगा कभी, यानी जो यह रोग है इसमें लंबे समय तक बुखार आती है। इसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। इसे आंतरिक ज्वर के नाम से जाना जाता है। इसे मोती जरा भी कहा जाता है और इसे स्लो फीवर भी कहते हैं। इस रोग में साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है जो यह रोग उत्पन्न करता है। इसका रोग जनक हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। और यह रोग भी जो है प्रदूषित जल और भोजन से हमारे अंदर होता है, यानी प्रदूषित भोजन और जल का सेवन करने से टाइफाइड हो सकता है। आगे देखिए लक्षण इस रोग के क्या है। तो सबसे पहला लक्षण है बुखार, दूसरा छाती में दर्द, इसके अलावा कमजोरी और आंत्र में घाव, यानी जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, उनके अंदर घाव हो जाते हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है, छाती में दर्द होने लगता है और बुखार आने लगती है। तो ये सारे इसके लक्षण हो जाएंगे। इसके अलावा टाइफाइड रोग का जो इलाज है वो यह है, बचाव जो है वो टाइफाइड का टीका लगाकर किया जाता है। अगले जो हमारे रोग होने वाले हैं वो है विषाणु जनित रोग, यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं। तो देख लीजिए, वायरस के द्वारा खसरा रोग, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, ये सभी जो रोग है वो वायरस विषाणु के द्वारा होने वाले रोग है। सबसे पहले रोग के बारे में हम पढ़ते हैं, खसरा रोग के बारे में। तो इसका अन्य नाम मीजल्स है, इसे मीजल्स रोग भी कहा जाता है। रोग जनक इसमें रूबियोला वायरस होता है, इस वायरस का नाम है रूबियोला वायरस। इसके अलावा संक्रमण जो होता है वो वायु संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग हो सकता है। लक्षण क्या होंगे? इस रोग के लक्षण हो जाएंगे बुखार, खांसी, लाल आंखें, शरीर पर लाल दाने होना, यानी जब किसी को खसरा रोग होता है तो उसमें क्या होता है, शरीर पर लाल दाने आ जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है और उसे खांसी चलती है, साथ ही बुखार आती है। इसका बचाव क्या है? खसरे का टीका लगाया जाता है और इस रोग से बचा जाता है। दूसरा हमारा आता है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को ही कहते हैं छोटी माता। इस रोग का जो रोग जनक है वो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा जो रोग होता है वो होता है चिकन पॉक्स या छोटी माता। संक्रमण किस प्रकार होता है? संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, यानी कोई रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग एक से दूसरे में फैलता है। लक्षण जो है वो है इसके बुखार, शरीर पर छोटे छोटे गुलाबी दाने होना, यानी बुखार आएगी व्यक्ति को और शरीर पर जो है वो छोटे छोटे गुलाबी दाने हो जाएंगे। इस रोग से किस प्रकार बचा जाएगा? तो चिकन पॉक्स का टीका लगाकर इस रोग से बचा जाता है। अगला तीसरा हमारा रोग आता है स्मॉल पॉक्स, बड़ी माता। स्मॉल पॉक्स के अलावा पीछे हमारा जो रोग था चिकन पॉक्स, उसे छोटी माता कहते हैं, जबकि स्मॉल पॉक्स इसे बड़ी माता कहते हैं। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल पॉक्स बड़ी माता और चिकन पॉक्स छोटी माता। इस स्मॉल पॉक्स रोग को चेचक भी कहा जाता है और चेचक के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि चेचक के टीके की खोज जो है वो एडवर्ड जेनर ने की है। रोग जनक है वेरियोला वायरस। इसके अलावा संक्रमण है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, यानी जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमें यह रोग हो सकता है। बुखार, इसके लक्षण है बुखार, शरीर पर बड़े बड़े दाने निकलना। चेचक का टीका, इससे बचाव किया जाता है चेचक रोग का, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। आगे हमारा रोग, चौथा रोग आता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस अलग अलग रोग है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी,
ये सारे रोग हैं। इनमें से हेपेटाइटिस ए के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका अन्य नाम है लिवर सिरोसिस। इस रोग का रोग जनक है हेपेटाइटिस ए वायरस और संक्रमण जो होता है वो दूषित जल और भोजन से होता है। प्रदूषित जल के सेवन और प्रदूषित भोजन के सेवन से हेपेटाइटिस ए होने का खतरा रहता है। इस रोग का लक्षण है पीलिया के समान मूत्र, नाखून, त्वचा का रंग पीला होना, यानी जो पीलिया रोग के लक्षण है उसी के समान मूत्र का रंग पीला हो जाता है, नाखून का रंग पीला हो जाता है, त्वचा का रंग पीला हो जाता है। सभी हमारे शरीर के अंगों के रंग पीले पड़ने लगते हैं। यह रोग है हेपेटाइटिस ए और इसके आपको रोगजनक भी हेपेटाइटिस ए वायरस है और बचाव भी हेपेटाइटिस ए का टीका है। आगे चलते हैं। पांचवा हमारा रोग है पोलियो। तो पोलियो में देखते हैं पोलियोमेलिटिस, इसका अन्य नाम हो जाएगा। रोगजनक हो जाएगा एंटेरोवायरस। एंटेरोवायरस के द्वारा जो रोग होता है वो पोलियो रोग हो जाएगा। संक्रमण प्रदूषित जल एवं भोजन द्वारा, यानी जो संक्रमण होता है पोलियो का वो प्रदूषित जल के सेवन और भोजन के सेवन से होता है। इस रोग के लक्षण देखिए, लक्षण क्या है तो गर्दन का अकड़ना, यानी हमारी गर्दन जो है वो अकड़न आने लगती है, उसमें हमारे हाथ पैर जो है उनके अंदर कमजोरी आने लगती है और कभी कभी वो इतने कमजोर हो जाते हैं रोग की तीव्रता में, व्यक्ति जो है वो स्थायी विकलांग हो जाता है, उससे चला फिरा नहीं जा सकता। इसका बचाव जो है पोलियो का टीका लगाकर किया जा सकता है। अब आता है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग, यानी जो प्रोटोजोआ है उनसे होने वाला रोग कौन सा है तो मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया रोग, इसका अन्य नाम है दुर्वात रोग। आपको ये भी याद रखना है, दुर्वात रोग या मलेरिया रोग दोनों एक ही बात है। रोगजनक जो है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको अगर प्लाज्मोडियम का भी नाम लिखा हुआ है और मादा एनाफिलीज मच्छर का भी नाम लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका जो रोग जनक है वो क्या है, तो रोग जनक प्लाज्मोडियम होगा और रोग वाहक जो है, रोग को फैलाने वाला मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो मच्छर का नाम आपको ध्यान रखना है, मादा एनाफिलीज मच्छर। यह रोग वाहक है, वाहक यानी रोग को फैलाने वाला है, संक्रमण करने वाला है। जबकि जो प्लाज्मोडियम है, यह जो प्रोटोजोआ है, इसके द्वारा यह रोग होता है। आगे लक्षण, ठंड लगना, बुखार, वमन, कमजोरी, रक्त की कमी, यानी ये सारे लक्षण जब होते हैं तो रोग होने वाला वो रोग कौन सा होगा, मलेरिया रोग हो जाएगा। यानी सर्दी लगेगी, उसी के साथ बुखार आएगी, उल्टियां होंगी, वमन होगा और शरीर जो है वो कमजोर होने लगेगा, कमजोरी होने लगेगी और रक्त की है हमारे शरीर में कमी आने लगेगी। तो आपको ये ध्यान से देखना है, अगर आपके भी ये कभी लक्षण जो है ऐसे प्रकट हो तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इससे बचाव का तरीका जो है वो हो जाएगा मच्छरों से बचाव। आगे देखिए, जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, यानी मनुष्य के अलावा जंतुओं में भी सूक्ष्म जीवों से रोग होते हैं। यहाँ पर एंथ्रेक्स रोग की बात की है। एंथ्रेक्स रोग जो है बेसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के द्वारा होता है। यह रोग मनुष्य और जंतुओं दोनों में होने वाला एक भयानक रोग है। इस रोग की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने इस एंथ्रेक्स रोग की खोज की थी सन 1876 ईस्वी में। एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु की खोज की। दूसरा है खुर एवं मुंह का रोग। यह रोग वायरस के द्वारा होता है। आपको सीधा याद रखना है कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है एंथ्रेक्स रोग और वायरस के द्वारा होने वाला रोग है खुर एवं मुंह का रोग। इस रोग में मवेशियों के खुर एवं मुंह विषाणु के संक्रमण के कारण पक जाते हैं। यानी जब यह रोग होता है तो मवेशी जो होते हैं, पालतू जो मवेशी होते हैं, गाय भैंस, इनके खुर यानी जो पैर होते हैं, उनके नाखून, खुर एवं मुंह जो होता है उसका विषाणु के द्वारा संक्रमण के कारण ये पक जाते हैं।
इनमें पकाव हो जाता है। इसे खुरपका एवं मुंह पका के नाम से भी जानते हैं, यानी यह रोग जो है उसे खुरपका और मुंह पका भी कहते हैं। आगे देखिए, हमने मनुष्य में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा, इसके अलावा हमने जंतुओं में होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें कौन से रोग होते हैं। देखो, अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि के रोगजनक होते हैं, यानी इन सभी में रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। रोगों के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है, यानी जब सूक्ष्म जीव जो है इन पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग पैदा करते हैं, तो फसल की उपज जो है वो कम हो जाती है, पैदावार जो है वो कम हो जाती है। देखिए, पादप के नाम लिखे हुए हैं इस तरफ, उसके बाद में सूक्ष्म जीव बताया हुआ है कि किसके द्वारा यह रोग हो रहा है, और संचरण का तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है कि संचरण एक से दूसरे में किस प्रकार होता है। नींबू कैंकर रोग, सबसे पहले नींबू कैंकर रोग है वो जीवाणु से होने वाला रोग है, और यह वायु के द्वारा एक से दूसरे पौधे में फैलता है। दूसरा रोग है गेहूं की रस्ट रोग, तो यह रोग जो है वो कवक के द्वारा होने वाला है, और एक से दूसरे में यह वायु एवं बीजों के द्वारा फैलता है, यानी कवक जो है वो कई बार बीजों में भी संक्रमण कर देती है, और जब उन्हीं बीजों को हम लगाते हैं तो पौधे में भी यह रोग हो जाता है। भिंडी की पित्त रोग, इस रोग का जो सूक्ष्म जीव है वो है वायरस। भिंडी की पित्त रोग वायरस से होने वाला रोग है, और एक से दूसरे में यह फैलने का काम वायु द्वारा करते हैं, ये वायु द्वारा फैलते हैं। तो आपको इनके जीवाणु याद रखने हैं, आपको इनके सूक्ष्म जीव याद रखने हैं कि कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा कौन सा रोग होता है और किस प्रकार ये रोग एक से दूसरे में फैलते हैं, ये याद रखना है। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का होने वाला है, यह है खाद्य विषाक्तता। खाद्य विषाक्तता क्या होती है? देखिए, खाद्य पदार्थों का विषाक्त जहरीला होना खाद्य विषाक्तता कहलाता है, यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका जहरीला होना खाद्य विषाक्तता कहलाता है। ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से उल्टी, दस्त होने लगते हैं, यानी हम खराब भोजन का जब सेवन करते हैं, विषाक्त भोजन का जब हम सेवन करते हैं तो हमें उल्टी और दस्त होने लगते हैं। कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, यानी ऐसे भोजन को करने से कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मौत भी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भोजन को संदूषित होने से बचाना चाहिए। संदूषित होने का मतलब हो गया हमें भोजन को खराब होने से बचाना चाहिए, उसे संदूषित होने से बचाना चाहिए। तो देखिए, खाद्य परिरक्षण क्या है? फूड प्रिजर्वेशन, यानी हम भोजन को क्या करने वाले हैं? अब संदूषित होने से बचाने वाले हैं, भोजन का परिरक्षण करने वाले हैं। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित होने से बचाना खाद्य परिरक्षण कहलाता है। जिन पदार्थों का उपयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है उन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं, यानी जिन पदार्थों का प्रयोग हम खाद्य परिरक्षण के लिए करते हैं उन्हें खाद्य परिरक्षक कहते हैं। आगे देखिए, खाद्य परिरक्षण के उपाय। तो हम यहाँ छोटे छोटे मुख्य उपाय दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। रासायनिक विधि में देखिए, नमक और खाद्य तेल। नमक और जो खाद्य तेल होता है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य रसायन है, यानी जो नमक, सामान्य नमक जो हम घरों में काम लेते हैं। इसके अलावा खाद्य तेल जो होता है वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने का काम करता है, इसलिए हम भोजन में इन चीजों को शामिल करते हैं। दूसरा, अचार में सूक्ष्म जीवों के हमले को रोकने के लिए नमक या एसिड परिरक्षक, अम्ल परिरक्षक मिलाते हैं। नमक के अलावा हम एसिड जो अम्ल होते हैं उन्हें परिरक्षक के तौर पर मिलाते हैं। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग जैम और स्क्वैश को खराब होने से रोकने के लिए भी किया जाता है, यानी जो जैम होता है
और स्क्वैश जो होता है, उन दोनों को बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला जो हमारा दूसरा जो परिरक्षण का तरीका है वो है साधारण नमक द्वारा परिरक्षण। साधारण नमक से किस प्रकार परिरक्षण किया जाता है? देखिए, मांस और मछली में बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए सूखे नमक से ढका जाता है। यानी जो मांस होता है और मछलियां जो होती है उनमें बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने के लिए उन्हें सूखे नमक से ढक कर रखा जाता है। इसके अलावा आंवला, कच्चे आम, इमली आदि को सुरक्षित रखने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो मांस और मछली का याद रख सकते हो, इसके साथ ही आप आंवला, कच्चे आम, इमली इनको सुरक्षित रखने के लिए साधारण नमक का उपयोग आमतौर पर किया जाता है। दूसरा जो है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी से किस प्रकार परिरक्षण होता है? देखिए, जैम, जेली और स्क्वैश को चीनी से परिरक्षित किया जाता है। चीनी नमी की मात्रा को कम करती है जो बैक्टीरिया के विकास को रोकती है, जो भोजन को खराब करते हैं। यानी जो बैक्टीरिया भोजन को खराब करते हैं उन बैक्टीरिया को रोकने के लिए चीनी वहां पर नमी की मात्रा को कम कर देती है। नमी की मात्रा कम होगी तो बैक्टीरिया को पानी नहीं मिल पाएगा और यहाँ अगर जल नहीं मिलेगा इनको तो इनकी वृद्धि नहीं होगी, इनका विकास रुक जाएगा। इस प्रकार जो जैम, जेली और स्क्वैश जो होता है इनको चीनी द्वारा संरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है। आगे चौथा हमारा तरीका है तेल और सिरके द्वारा संरक्षण। यानी तेल जो होता है उसके द्वारा किस प्रकार संरक्षण होता है, सिरके द्वारा किस प्रकार संरक्षण होता है। तो देखिए, तेल और सिरके का इस्तेमाल अचार को खराब होने से बचाता है। तेल जो होता है और सिरके का उपयोग, इन दोनों का उपयोग अचार को खराब होने से अचार में इन्हें मिलाया जाता है, जिससे अचार जो होता है वो खराब नहीं होता है, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसे वातावरण में नहीं रह सकते। जो बैक्टीरिया होते हैं वो जहां पर तेल होता है और सिरका होता है ऐसे वातावरण में नहीं रह सकते। इस प्रकार अचार को खराब होने से बचाया जाता है। सब्जियां, फल, मछली और मांस को अक्सर इसी विधि से संरक्षित किया जाता है। यानी सब्जियां, फल, मछली और मांस इनको भी तेल और सिरके द्वारा संरक्षित किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। पांचवा, गर्म और ठंडा करके। कई बार आपने देखा होगा कि हम चीजों को उबालते हैं अच्छे तरीके से और या फिर उन्हें फ्रिज में रखकर ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, उबालने से कई सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। खाद्य पदार्थ में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं। कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। जब टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। आगे देखिए, पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं? तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया देखिए, दूध को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। सबसे पहले जो दूध होता है उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। कितने समय तक? 15 से 30 सेकेंड के लिए। 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म कर लिया जाता है। उसके बाद अचानक उसे ठंडा कर लिया जाता है। यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। यानी दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना 15 से 30 सेकेंड तक और फिर उसे अचानक ठंडा कर लेना, यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। इससे उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और इसे संदूषित होने से बचाया जाता है। यानी खराब होने से बचाने के लिए इसके जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नोट, पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। यानी जो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने पाश्चुरीकरण की खोज की थी, इसलिए इसका नाम पाश्चुरीकरण कहलाया। आखिरी हमारा परिरक्षण का जो तरीका है, भंडारण और पैकिंग। इसमें क्या होता है, इन दिनों सूखे मेवे और सब्जियां भी कीटाणुओं के हमले को रोकने के लिए सील बंद एयर टाइट पैकेट में बेची जाती है। सील बंद एयर टाइट पैकेट में हवा अंदर नहीं जा पाती, सूक्ष्म जीव अंदर नहीं जा पाते। इस प्रकार इन्हें कीटाणुओं, सूक्ष्म जीवों से बचाया जाता है। अब हमारा टॉपिक आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण
या नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। राइजोबियम जीवाणु के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों यानी जो लेग्यूम पौधे होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो दलहनी पौधे होते हैं, दालें होती है या फलीदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है और यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। कभी कभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो तड़ित के द्वारा भी होता है, कभी कभी तड़ित द्वारा भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। आगे देखिए, नाइट्रोजन चक्र से हम इन सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा समझते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, यानी वायुमंडल जो है हमारा उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा 21% ऑक्सीजन गैस है और 1% अन्य गैसें होती हैं। नाइट्रोजन चक्र एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी इसमें जैव प्रक्रिया भी होती है और रासायनिक प्रक्रिया भी होती है। जीवों द्वारा रासायनिक प्रक्रिया की जाती है जो वायुमंडल में मौजूद निष्क्रिय नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए अधिक उपयोगी रूप से परिवर्तित करती है। यानी जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उस निष्क्रिय नाइट्रोजन को जीवित जीवों के लिए अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित करती है। यानी जो जीव होते हैं छोटे छोटे, वो नाइट्रोजन को उपयोगी पदार्थों के रूप में, यौगिकों के रूप में बदल देते हैं और सजीवों के लिए, जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए वो काम में आते हैं। इस चक्र के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। यानी नाइट्रोजन चक्र के द्वारा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। तो चलिए अब नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं। नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है, सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यहां से हम शुरुआत करने वाले हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उसको सबसे पहले मिट्टी में स्थिरीकरण किया जाता है। मिट्टी में स्थिरीकरण किस प्रकार होगा, देखिए दो प्रकार से मिट्टी में स्थिरीकरण होता है। पहला जो है वो है जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा, यानी कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है तड़ित, यानी बिजली के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में होता है। जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, उसके बाद क्या होता है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करना। यानी कुछ जीवाणु जो होते हैं मिट्टी में स्थिर नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रोजनी यौगिकों में बदलने का काम करते हैं। इस प्रकार मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक आ जाएंगे और उनका उपयोग जो है पौधे अपने लिए उपयोगी पदार्थों के निर्माण में करेंगे। इसके बाद जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, यानी जंतु जो है खाद्य के रूप में पौधों से उत्पाद प्राप्त करते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजनी पदार्थ चले जाते हैं और जब पौधों से जो नाइट्रोजनी पदार्थ जंतुओं के शरीर में आते हैं, मनुष्य या अन्य जंतुओं के शरीर में आते हैं, तो वे उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी एक प्रकार से तो उत्सर्जन करके वो मिट्टी में नाइट्रोजनी पदार्थ डालता रहता है, उसके अलावा जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में वापस नाइट्रोजनी पदार्थ मिल जाते हैं। अब इन जो नाइट्रोजनी पदार्थ है ये सभी जो है इस प्रकार काम में लिए जाते हैं। ये एक छोटा चक्र अंदर चल रहा है, इसके अलावा एक बड़ा चक्र जो है वो बाहर चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ जो मात्रा में है नाइट्रोजनी पदार्थ, उनको नाइट्रोजनी यौगिकों को गैसीय रूप में बदल देते हैं। यानी कुछ जीवाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजनी यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करते हैं और गैस से वापस नाइट्रोजन वातावरण में 78% हो जाती है। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है और वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशतता 78% बनी रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो पर अच्छा सा कमेंट करें और अपने साथियों को इसे शेयर करें, दूसरे अपने दोस्तों को इसे भेज दें ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।